हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CTET कक्षा 6 to 8 के लिए पेपर 2 जो 21 सितंबर 2014 को हुआ था उसमें सामाजिक अध्ययन में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सेट नंबर है 5। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा टारगेट है कि जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले 2014 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में जितने भी सामाजिक अध्ययन से प्रश्न बने हैं उनसे प्रश्नों को हल करूं, डिटेल्स से सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र थे, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ, या फिर गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन तथा कोकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। मनुष्य ने सबसे पहले इसी क्षेत्र में बसना आरंभ किया था 8000 वर्ष पहले। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ जो एरिया है, हिस्से हैं, वहाँ पे ये पर्वत एक श्रृंखला है, वहीं पे देखने को मिलता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बताना है कि प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था कौन सा क्षेत्र? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या फिर यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा है? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गंगा का दक्षिणी क्षेत्र में फिलहाल मगध जो अभी जिसमें जाना जाता था, लेकिन अभी गंगा मगध को जो बांटा गया है, देखेंगे कि यहाँ पे उस जगह पे भी गया है ना, पटना वाला क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र मगध में उस समय मगध थे, लेकिन अभी ये गया और पटना के नाम से जाने जाते हैं। तो देखेंगे ये कि गंगा का दक्षिण क्षेत्र मतलब कि देखेंगे कि बिहार के इस तरीके से गंगा पार हुआ है, तो ये आप देखेंगे गया इधर ही दक्षिण के क्षेत्र में, और पटना भी आधा इधर ही है। गंगा किधर है? आधा उधर है, क्योंकि गंगा के जो गंगा है वो पटना के बीचों बीच पार हुई है ना। तो ध्यान ये रखना है कि ये गंगा का दक्षिण क्षेत्र को उसमें मगध कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत लोगों का एक समूह था, ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे में रहते थे, कहाँ रहते थे? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, या उत्तर पश्चिमी भारत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। यहाँ पे भारत होगा। ठीक है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्यों का जो आगमन हुआ था भारत में वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की जो मूल रचना जो भाषा में हुई थी, किस भाषा में हुई थी? प्राकृत में हुई थी, संस्कृत में, ब्राह्मी में, या फिर सौसेनी में? तो ऋग्वेद की जो मूल रचना हुआ था वो संस्कृत में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यह प्रथम वेद भी है, यह प्रथम वेद भी है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कि देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, देवताओं की इसमें स्तुति की गई है। और ऋग्वेद में ध्यान रखना है आपको कि 10 मंडल भी हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और मंत्र के बारे में बात करें तो 10,000 लमसम में, हाँ 10,580 क्या हैं? मंत्र हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, और 10,580 क्या है? मंत्र हैं, और ये प्रथम वेद भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? बताना है कि कौन सा एक जो आखेटक होते थे, खाद्य संग्राहक जो होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि कारण क्या था।
एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, इसको हटाते हैं अभी, है ना। चलिए चेक करते हैं। तो देखते हैं इसमें, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, ये तो बिल्कुल सही है ना। एक ही स्थान पर रहेंगे जब तक तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का जो भी संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो हमें फिर वहाँ पर स्थान तो चेंज करना पड़ेगा, तो घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि एक स्थान पर रहने से संसाधन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हम जिस जानवरों को पीछा करते हैं, जिनसे हमें सोर्सेस हम बना के रखे थे, उनका जो पीछा करना चाहते हैं तो अब एक जगह रह के तो कर नहीं सकते थे, तो ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। तीसरा में दिया हुआ है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। संघर्ष यहाँ पर कोई सी बात नहीं है। आगे था जल संसाधनों की खोज के लिए, तो ये भी जल संसाधन की खोज के लिए यहाँ से वहाँ लोग भटकते थे, घूमते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक गलत कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी कि यही से इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखिए जब भी कहता है नहीं है तो कोशिश हटा दिए और फिर देखिए सही कौन है, ऐसे में फिर कन्फ्यूज कर जाएंगे कौन नहीं है कौन हाँ में गड़बड़ करके आ जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि पहले आप देखें कि कौन जो नहीं है उसको हटाइए, कौन है, क्योंकि 4 से 3 आपको हाँ मिलेगा और एक जो नहीं मिलेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है। मानव इतिहास में देखा जाए तो कौन सा काल युग सबसे लंबा है, पुरापाषाण काल, महापाषाण काल, या फिर मध्यपाषाण, या फिर नवपाषाण। अगर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री वाला पार्ट, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया है। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर आप बता पाएंगे, और नहीं देखे होंगे तो नहीं बता पाएंगे। हाँ अलग बात है कहीं और पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा इसका सही आंसर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो था वो सबसे लंबा युग या लंबा समय रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन चारों के बारे में डिटेल से जाननी है तो वो मेरा जाकर वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। वैसे हम बात करें कि पुरापाषाण जो काल का युग है वो कितना से कितना माना जाता है, तो इसको माना जाता है 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इधर हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईसा पूर्व। तो इतना पुरानी बात है, यानी कि सबसे देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो ये सबसे क्या है, लंबा युग रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर में, खाली स्थान है, में प्राचीन शैल चित्रकार मिली है। प्राचीन शैल चित्र जो कला है वो कहाँ मिली है, कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, या तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह का जो शैल होता है, चित्रकला होता है, बहुत सारे जो चीज़ मिलते हैं, पुराने जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो कोशिश करें कि उनका एक कलेक्ट करें कि कहाँ से क्या क्या मिला है, और उसके बाद 1-2 बार रिवीजन जरूर करें। ठीक है, तो ये मिला था, प्राचीन शैल चित्रकला जो मिला है वो मिला है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए खास मध्य प्रदेश में कहाँ, तो ये देखेंगे आप मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम सुने होंगे आप, भीमबेटका, और साथ साथ में आप बात करें आदमगढ़। ठीक है, ये 2 जगह से प्राचीन शैल चित्रकला मिली हुई है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करें, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है मोदाहा। ठीक है, और एक जगह और है, उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, शायद है ये चौपानी कुछ करके है आगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और मैं भूल रहा हूँ, बट मोदाहो याद रखिएगा, एक चौपानी करके कुछ है, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये भीमबेटका हो गया और एक आपका आदमगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मोदाही और एक चौपानी कुछ करके है, ये प्राचीन शैल चित्रकला यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो हम देखते हैं पहले कौन है, इसको हटाते हैं, कौन सा देखते हैं कि हड़प्पा का स्थल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे
तो ये आप देखेंगे कि राखी गढ़ी है, ठीक है, सुतका कोह भी है, गंवेरी वाला भी है, लेकिन चिरांद नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चिरांद आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये चिरांद आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिहार में। ठीक है, ये बिहार का एक स्थल है। ठीक है, अच्छा बिहार में कहाँ देखने को मिलेगा? तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा सारण जिला में। कहाँ पे? सारण जिला। ठीक है, सारण जिला, सारण जिला में देखने को मिलेगा ये चिरांद। ठीक है, बाकी ये हड़प्पा का स्थल से संबंधित है ये सभी, राखी गढ़ी, सोतका को, गंवेरी वाला। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा आप कि जो राखी गढ़ी है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में मिलेगा, और ये भी हरियाणा के हिसार एक जगह है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुरु, अदु और भारत का वेदों में उल्लेख की तरह है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सुधारता हूँ। पुरु, अदु और भारत का वेदों में उल्लेख, यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है। यहाँ पे भरना है की तरह है, जन की तरह है, राष्ट्र की तरह है, दस्यु की तरह है, या फिर राजन की तरह है। ठीक है, तो पुरु, अदु और भारत का वेदों में उल्लेख ये जन की तरह है। क्या है ये? जन की तरह है। ऑप्शन नंबर है 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को ही क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित थे, और कबीले को ही क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ये याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सफ़ी तथा हनफी हैं। क्या है दोनों? सफ़ी और हनफी हैं इस्लामिक वास्तुकला शैलियाँ हैं, सऊदी अरब में स्थान है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, या 2 इस्लामी शासक थे। क्या थे ये? तो अब देखेंगे कि सफ़ी एवं हनफी न्याय से संबंधित इस्लामिक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? 3rd नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर, दंतीदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था, क्या था? चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान था, या पल्लव प्रधान था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिहार प्रधान। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद यहाँ पे रखना है कि जो दंतीदुर्ग थे उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक थे, यानी कि उनका स्थापना किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, कब किए थे ये भी डेट याद रखिएगा, 752 ईस्वी में। ठीक है, किसको हरा करके किए थे? तो चालुक्य शासक था एक, उसका नाम था कीर्तिवर्मन। क्या नाम था? कीर्तिवर्मन। इसी व्यक्ति को, इसी सम्राट को हरा करके, पराजित करके देखेंगे आप कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना करते हैं दंतीदुर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर में है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ये किसने लिखा था? या किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर है 3 मिन्हाज ए सिराज, मिन्हाज और सिराज। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में कहा था कि रजिया जो थी अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो व्यक्ति कौन था जो इसके बारे में इस तरह से कहा गया था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन होगा। ठीक है, बलबन कर लीजिएगा इसको, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है उदय रहता है वो रहता है इसका 1290 से लेकर के 1316 के बीच तक रहता है इसका। ठीक है, शासनकाल।
ये बात कैसे कहाँ पता चला था, तो देखेंगे आप कि अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक शिलालेख है जोधपुर में, उसी पर वहाँ लिखा हुआ है दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4, महलवारी बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि सन 1819 में, कब? 1819 में ये जो इसका जो लाते हैं प्रस्ताव जो लाते हैं, वो लाने वाले कौन थे? व्यक्ति थे होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माँ से महलवाड़ी, माँ से मैकेंजी, ऐसे आप याद रखेंगे इसको, होल्ट मैकेंजी। अच्छा, ये महलवाड़ी बंदोबस्त था क्या? तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि ये क्या था। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का जो व्यक्ति होता था उसका सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य होते थे अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत को आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत को आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत को आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर नंबर 4 होगा। बुद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध नहीं है, युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। ठीक है, तो वही है, राजनीतिक स्थिति को यहाँ पे बदल दिया गया था इसी की वजह से, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो वस्तुओं की जो मांग में क्या हुआ था? वृद्धि हो गया था और उसी तरीके से भारतीय जो उद्योग था उसका विस्तार हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोकण या पश्चिमी घाट? तो ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन मिल गया। कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? बताना है कि कौन सा पृथ्वी के बारे में, स्थिति के बारे में सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है। वास्तविक रेखा बोल रहा है, वास्तविक तो नहीं है, तो ये तो ऐसी गलती कर दीजिए। दूसरा है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, ये भी गलत कर दीजिए, वास्तविक कह रहा है, वास्तविक तो है नहीं। ठीक है, वो तो काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, काल्पनिक रेखा खींचा गया है। तीसरा नंबर में है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, हाँ ठीक है, ये पॉइंट सही मिला। जो इसके कक्षीय समतल से 86 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट बता रहा है, तो ये तीसरा सही लग रहा है इसमें। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 87 डिग्री कोण बनाती है, तो ये सही नहीं है। कक्षीय तल बोला है, ध्यान रखिएगा जब कक्षीय तल बोला जाए तो ये पे यहाँ पे होगा 66 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने कक्षा के साक्षेप के बारे में बात करेगा। ठीक है, साक्षेप के बारे में बात करेगा तो 66 डिग्री का कोण बनाएगा, और अगर ये अपने अक्ष पर बात करेगा तो बात करेगा कि अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो अब 23.5 डिग्री का आपको टिक करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव पूछेगा, साक्षेप पर पूछेगा तो 66 डिग्री होगा, जबकि अगर ये अपने अक्ष पर पूछेगा तो 27 डिग्री का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ कक्षीय तल पूछा है तो इसका मतलब है कि इसका 66 डिग्री होगा, और अपने अक्ष पर होता तो 27 डिग्री का आंसर होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? वृत्त है मतलब क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है वृत्त जो ग्लोब के 2 भागों में विभाजित करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, या फिर विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, या फिर एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति। ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है,
फिर से मैं पढ़ लेता हूँ इसको क्या दिया है। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति। हाँ ठीक है, ये सही है कि विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे की स्थिति है ये परिदीप्ति वृत्त का ये डिफिनेशन हो सकता है। आपको ये बताना है चारों से कौन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात को क्या कहता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो परिदीप्त वृत्त का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए दिन को रात से क्या कर विभाजित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 देख लेते हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है, क्या है, अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना या राष्ट्रपति को चुनना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है, तो ये सही आंसर होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 19 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, ये बताना है हिंद महासागर में है या फिर अरब सागर में है, बंगाल खाड़ी में है या दक्षिण चीन सागर में है। तो दक्षिण चीन सागर तो खैर हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही हटा दीजिए। बचा बंगाल खाड़ी, अरब सागर या फिर हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी भी नहीं होगा, क्योंकि अब जब भारत के मैप बनाएंगे ऐसा तो बंगाल खाड़ी इधर दिखेगा ये एरिया में, लेकिन है आपका किधर, इधर इस साइड में है। तो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये एरिया में इधर हमारा हिंद महासागर है, तो कहाँ है ये आपका देखने को मिलेगा अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पे है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोस्ट क्या है, एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, घास का मैदान है, या फिर एक परंपरागत नृत्य है, या फिर एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या है कि एक ये ब्राज़ील जो पंपास कंपोस्ट है वो क्या है, एक घास का मैदान है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कंपोस्ट क्या है, एक घास का मैदान है ब्राज़ील में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान होता है वो अलग अलग देशों में हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बात करें कि जैसे सवाना ये कहाँ का है, अफ्रीका का है। उसी तरीके से लानोस ये कहाँ का है, वेंजुला का है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देशों में जो घास के मैदान होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो घास को जो मैदान है उसे क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, है ना। उसी तरीके से और बात करें दक्षिण अफ्रीका का एक वेल्ड भी है। अस्टेपी कहाँ का है, अस्टेपी देखेंगे आप इसको एशिया में कुछ कुछ भागों में देखने को मिलेगा, साथ साथ में रूस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देशों में जो घास का मैदान होता है वो अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो कंपोस्ट कहाँ का है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है। तो ये कहाँ, गंगा सागर में है, गंगा सागर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हुगली नदी भी नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी या फिर हुगली नदी है ना, में भी हो सकता है। थोड़ा सा रुकिए, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और एक है हुगली नदी, तो हुगली नदी ही होगा क्योंकि कोलकाता बंदरगाह है। तो ये हम जानते हैं कोलकाता कहाँ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 3 ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संसार में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका इसे जो खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया था वो किए थे जेम्स कुक ने, जेम्स कुक के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में और रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से ही अगर कौन सी रेखा पार होती है तो ये ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा पार करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर है लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास है। ठीक है, ये गंपास ही है। ठीक है, लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास क्या है, बौद्ध विहार मंदिर है, बकरी की प्रजाति या किस्म है, या सॉल की किस्म है, या बौद्ध भिक्षु है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो ये है
कि गम्पास लद्दाख में जो है वो बिहार या मंदिर है, बौद्ध विहार या मंदिर है। ठीक है। अच्छा, गम्पास का अर्थ क्या होता है? गम्पास का अर्थ होता है एकांत स्थल। एकांत स्थल होता है इसका अर्थ। गम्पास का मतलब होता है एकांत स्थल। और ये क्या है? ये बौद्ध विहार या फिर बौद्ध मंदिर है। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर जनता का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान करता है। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो संसद जो चुन करे जाते हैं वो जनता के द्वारा ही तो चुन के जाते हैं, जनता के तो प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, फिर या इस्पात? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इस्पात। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस्पात उद्योग में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। कितना? चौथा स्थान है भारत जो इस्पात उद्योग में, विश्व में पूरा चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट है 27 नंबर। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? फसल की पैदावार में वृद्धि करने से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या फिर प्राकृतिक खाद कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कीटनाशक को इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो ऑर्गेनिक खेती का क्या अर्थ है? तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक खेती का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है या ऑर्गेनिक खेती में। ठीक है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। ठीक है। अगला है 28 नंबर। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कथन यहाँ पे सही है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? कि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये है कि जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय, हर पल, हर वक्त पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ क्या हो? उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। कौन सा है? CNG है, PNG है, LPG है, फिर ये KG6 है। ठीक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जबकि CNG का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि CNG जो होता है वो क्या होता है? पर्यावरण अनुकूल होता है CNG। ठीक है। अब तो 4 व्हीलर में जो देखेंगे कि आप CNG का ही प्रयोग किया जा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर। बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो अब देखेंगे कि जो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वो वायुमंडलीय दाब के प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है। और वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेन गेज का। किसका? रेन गेज का। लिख देते हैं यहाँ पे रेन गेज। ठीक है। तापमान को मापने के लिए तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और समुद्र का गहराई जो है वो उसको मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापना है तो उसके लिए हम लोग फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस खालिस्तान में आए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा के जो शिष्य थे सेंट थॉमस खालिस्तान में आए। कहाँ आए थे? गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर केरल में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि केरल में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। जुलू क्या है? जूल नहीं है, जुलू है। ठीक है। जूल एक तो अलग होता है ना, जो सही मात्रक है कार्य का, लेकिन यहाँ पर यह है जुलू। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका का एक भाषा है, दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु है, या फिर दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जुलू आपका दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही होगा। ठीक है, जुलू क्या है, एक दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति है। ठीक है, और इनका भाषा जो है वो है नुगुनी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं ये बताना है। तो देखेंगे कि संविधान के अनुसार राज्य के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने, 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। कौन कौन से अंग होते हैं, तो देखेंगे पहला जो होता है वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। दूसरा होता है आपका विधायिका। विधायिका। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था संघवाद से क्या तात्पर्य है। संघवाद से क्या तात्पर्य है, तो संघवाद से जो तात्पर्य है देखेंगे कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संघवाद का क्या अर्थ है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना। ठीक है, तो भारत देखेंगे क्या है, कैसा देश है, एक संघवाद है। ये देखेंगे भारत में कई स्तर की सरकारें हैं। राज्य स्तर पर देखेंगे, केंद्रीय स्तर पर देखेंगे, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे, जिला स्तर पर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत एक संघवाद क्या है, राष्ट्र है या देश है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सवाल है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या कौन सा उल्लंघन होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद है 19(1) का जो जी का जो है उसमें कहा गया है और इसमें मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है कि सभी को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो अभी तो जम्मू कश्मीर का जो तो खैर तो जो नियम है वो तो हटा दिया गया वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो उल्लंघन होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जबकि में 19(1) में के जी में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर के कमा सकता है, अपना जीविका चला सकता है, अपना जीवन भरण पोषण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा अगर कोई ऐसा राजनेता ऐसा करता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। 225, 235, 245, 260। ठीक है, यहाँ पे तो 250 नहीं है, ये तो 260 किया हुआ है। वैसे 250 अधिकतम संख्या है। कितना, 250 अधिकतम संख्या है, जिसमें देखेंगे कि 238 है, क्या है 238 है, वो क्या है 238 क्या है 238 देखेंगे कि संघ राज्य प्रतिनिधित्व तो होते हैं और 12 क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुल मिला के 250 होना चाहिए अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर। ठीक है, क्योंकि अधिकतम संख्या कितना है, 250 है, 1212 मनोनीत किए जाते हैं और 238 इधर राज्य और संघ राज्य से प्रतिनिधि बन के जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो वो राज्यसभा के राज्य सदस्यों की जो संख्या वो कितना है, 245 है। वर्तमान में कितनी संख्या है, 245। तो मे भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। ठीक है, तो हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 260 तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये थे 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।